Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, कल मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया था कि वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आज उसको सुधारने की वापस मैं कोशिश किया हूं। आज आपको वॉइस थोड़ी क्लियर आएगी। अगर आज भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है तो नेक्स्ट जो 1-2 दिन है उसमें हम जो इक्विपमेंट्स हैं जो जिससे वॉइस ज्यादा क्लियर आए वो सभी हमने ऑर्डर कर दिए हैं, तो ये जो प्रॉब्लम थी वॉइस की वो क्लियर हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 5 जून 2020 दैनिक जागरण। तो हमारे लिए जो आज इंपॉर्टेंट न्यूज है वो क्या है कि आज 5 जून है, 5 जून 2020, और 5 जून को हमको पता है कि हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं एनवायरमेंट डे की। साथ में ये हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी याद दिलाता है कि एनवायरमेंट को लेकर हम कैसे बेहतर कर सके। कुछ आपने हाल ही में खबर पढ़ा होगा कि केरला में कैसे कुछ लोगों ने बम से मींस जो पटाखे थे उससे भरे हुए जो एक अनानास उसको खिला दिया। तो इसके कारण क्या है, जो अथिनी थी उसकी मृत्यु हुई, साथ में वो गर्भवती भी थी। तो ये जो है प्रॉब्लम है कि कैसे हम एनवायरमेंट को बचाएं, जानवरों को बचाएं और एनवायरमेंट को लेके एक अच्छा काम करें। तो ये हमारे हमेशा ये जो डे है वो हमें एनवायरमेंट को लेकर हमेशा एक कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। अब डियर फ्रेंड्स, जो हमारा पेज नंबर 1 है उस पर हम किस किस न्यूज का डिस्कशन करेंगे, ये जस्ट टेक एग्जांपल। एक दूसरे के सैन्य अड्डे इस्तेमाल करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। कल की जब हमने न्यूज पढ़ी थी तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की बात, उससे संबंधित हम एक न्यूज पढ़ेंगे पूरा कि क्या क्या बातें हुई है। सेकंड जो न्यूज हमारी रहेगी वो शहरी निकायों में विकास को स्मार्ट इंजीनियरों की दरकार। ये 2 न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि विदेशी तबलीगों के भारत आने पर 10 साल का लगेगा प्रतिबंध, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 1 पर। तो देखो यहां पर एक दूसरे के सैन्य अड्डे इस्तेमाल करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी साहब यहां पर और सामने उनके जो ऑस्ट्रेलिया है उनके प्रधानमंत्री मॉरिसन, तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मींस ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ये जो आमने सामने होने वाली थी वो क्या हो गई, ऑनलाइन बैठक हुई है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में। और इसमें क्या क्या हुई कि पहली वर्चुअल शिखर बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्री रक्षा सहयोग बढ़ाना है दोनों देशों के बीच में। साथ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने 5वां देश है जिसके सैन्य अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा भारत। मींस भारत को ये बड़ी सफलता मिली है कि भारत ने कौन सा एक एग्रीमेंट किया है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के साथ हमने हस्ताक्षर कर लिए, किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये हमारे लिए एक बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे क्या होगा कि अब हमारे देश के जो सैनिक हैं, मींस इससे क्या होगा कि इनकी सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डे और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेगी। दोनों देशों ने हिंद महासागर, जो प्रशांत महासागर है, सभी के लिए समान अवसर वाला बनाने के उद्देश्य से घोषणा पत्र, मींस जो हमने कल भी देखा था कि हिंद महासागर और जो प्रशांत एरिया है, प्रशांत महासागर, साउथ चाइना सी, उसमें चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। उसी के कारण दोनों देश चाहते हैं कि चाइना का प्रभाव उस पर कम हो, और इसको मैप के द्वारा देखेंगे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में यहां पर किसी तरह की बात नहीं हुई, जो भी तनाव था सीमा पर, जो चाइना और इंडिया के बीच में जो तनाव था, इसके बारे में यहां पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मजबूत संबंध इस क्षेत्र में ज्यादा स्थायित्व लाएंगे, तो इन्होंने ये सब बातें कही। मोदी और मॉरिसन ने इंडोनेशिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया और अमेरिका के साथ अलग अलग मंचों पर भी सहयोग बढ़ाने की बात कही है। मींस यहां पर भी कैसे भी सहयोग बढ़ेंगे। हमारे लिए जो यहां इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये समझौता MLSM, ये समझौता आप याद रखना कि हाल ही में किसके साथ, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में हमने ये समझौता किस देश के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। आगे जो न्यूज है यहां पर हम इसके बारे में समझेंगे कि यहां पर चाइना है, और ये है साउथ चाइना सी, एंड यहां पर है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया चाहता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोऑपरेशन क्या हो रहा है, मींस जो सहयोग है वो बढ़ रहा है। चाहे रक्षा सहयोग अभी हमने देखा, एक हस्ताक्षर कर लिया दोनों देशों के बीच में। यहां पर जो चाइना है ये क्या कर रहा है, जो साउथ चाइना सी है इसमें कृत्रिम द्वीप बना रहा है, स्पार्टले द्वीप बना दिया है,
उसके बाद यहां पर पूरा इस पर कब्जा बता रहा है। साथ में यहां जो जितना भी नॉर्थ जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन चारों, चाहे यहां पाकिस्तान हो, ग्वादर पोर्ट हो, श्रीलंका हो, सभी जगह चारों तरफ जो इंडियन ओशियन है और साउथ चाइना सी, यहां पर अपना प्रभाव पूरा जमा रहा है। तो इससे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया का कोई व्यापार होगा यहां पर, यहां से होते हुए या फिर यहां से होते हुए व्यापार है, तो उसको अगर ज्यादा प्रभाव किसका होगा, चाइना का, यहां इस एरिया में हो गया तो चाइना किसी के भी जहाज को कभी भी युद्ध के स्तर पर रोक सकता है। तो इसीलिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या चाहते हैं कि ये जो एरिया है इनका फ्री नेविगेशन, मींस जहाज जो है आराम से आसानी से आ जा सके। इसलिए दोनों देश चाहते हैं कि ऐसा कोई भी काम कोई देश ना करे जिससे जो मैरीटाइम है, मींस जो समुद्र है, वो फ्री जो उसके आवाजाही है उसको रोक सके कोई देश। तो इसीलिए दोनों देश क्या कर रहे हैं, कोऑपरेशन तेजी से बढ़ा रहे हैं कि कैसे चाइना के प्रभाव को दबाया जा सके। अब क्या होगा, यहां पर शहरी निकायों के सुनियोजित विकास के लिए केवल हमको याद क्या रखना है कि स्मार्ट इंजीनियर्स की जरूरत है। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक जो हमारा मंत्रालय है, शहरी विकास एवं मानव विकास मंत्रालय, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एवं जो शहरी विकास है, मिस अर्बन डेवलपमेंट, इसके द्वारा मिलकर एक क्या लाया गया है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम में क्या होगा कि जो 4,400 नगर निकाय या स्मार्ट शहर है, सिटी में इंजीनियरिंग स्नातकों को अपने हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। मींस वहां पर इन लोगों के द्वारा जो भी प्लान है कि कैसे हम स्मार्ट सिटीज बना सकते हैं, उन सभी पर काम किया जाएगा। और आपको पता होगा अच्छे से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्मार्ट सिटी मिशन लाया था जिसके तहत 100 जो शहर है उनको स्मार्ट बनाया जाएगा। मींस स्मार्ट में क्या है कि वहां पर अच्छी सड़कें हो, वहां पेयजल सुविधाएं हो, अच्छे अच्छे ब्रिज हो, रोड अच्छे हो, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले, स्कूल अच्छी हो। तो यहां पर ये सभी जो है, चाहे वहां पर स्कूल की बात हो, चाहे स्कूल हो अच्छा, या फिर चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सभी रोड हो, ये सभी की जरूरत किसमें होगी, यहां पर इसमें। तो ये सभी जब हो जाते हैं किसी शहर में तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्मार्ट शहर। तो इसी तहत हमने क्या किया है, एक दो मंत्रालयों ने मिलकर क्या किया है, एक द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, मींस इंटर्नशिप, इसमें इंटर्नशिप होगी, मींस लोग सीखेंगे जो इंजीनियर हैं। उसके तहत क्या किया जाएगा, इसमें ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, क्योंकि इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जैसे इंटर्नशिप चलती है प्रैक्टिकल तौर पर, तो इसमें नगर योजना कैसे हो, वित्त, वहां का पर्यावरण इंजीनियरिंग, स्वच्छता कैसे हो, पेयजल की आपूर्ति, अन्य ढांचागत सुविधाओं में पसंदीदा में 1 साल तक इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया जा सकेगा। तो यहां पर जो स्थानीय नगर, स्थानीय निकाय के साथ स्मार्ट शहर, उनके जीवन में कैसे सुधार आए, उन सभी के लिए काम किया जाएगा। तो ये सुविधा अभी प्रेजेंट में 25,000 जो इंजीनियरिंग स्नातक हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और यहां सरकार जल्द ही स्वच्छ भारत जो मिशन था 2, उसकी भी शुरुआत करने जा रही है। तो इसके बारे में आप अच्छे से याद रखना कि ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल ट्यूलिप। तो ट्यूलिप क्या है, जो भी हमारे इंजीनियरिंग छात्र हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, उनको क्या किया जाएगा, शहर जो है उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, उनके लिए उनको एक रिसर्च किया जाएगा इंटर्नशिप में। तो ये आप याद रखना, ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। पेज नंबर जो था फर्स्ट, उसका हमने देखा। पेज नंबर फर्स्ट पर हमारे लिए 2 न्यूज थी। एक फर्स्ट हमारे लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समिट हुई है, दूसरा यहां पर ट्यूलिप जो योजनाएं लाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड जो हमारे यहां पर पेज है, पेज नंबर थर्ड। पेज नंबर थर्ड पर हमारे लिए कौन कौन सी न्यूज है, अगेन यहां पर वर्चुअल शिखर बैठक में दिखी समोसा और खिचड़ी की डिप्लोमेसी। समोसा खिचड़ी डिप्लोमेसी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ की पेज नंबर थर्ड की जो न्यूज है वो हमारे लिए कौन सी न्यूज है, केवल ये वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है वर्चुअल, समझ गए होंगे आप, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है यूपीएससी में। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि आपस में आपको सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति दिखेगा, मिस प्रधानमंत्री, लेकिन रियल में होते नहीं है, दिखते ऐसे कि जैसे हैं। वर्चुअल का मतलब जो जहां पर लाइव होता हो काम, मींस ऑनलाइन काम होता हो, सही में फिजिकली वो आदमी प्रेजेंट नहीं रहता है कोई वस्तु, लेकिन हमको वो दिखता है। तो यहां पर जो ऑनलाइन काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं आजकल, वर्चुअल रियलिटी। तो यहां पर समोसा और खिचड़ी की डिप्लोमेसी क्यों बोल रहे हैं, डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, मींस साझेदारी। तो यहां पर प्रधानमंत्री जो थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ये दिखाया कि समोसा, अगर प्रधानमंत्री मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया में आते तो हम समोसा के साथ इस जो कॉन्फ्रेंस थी उसको कंप्लीट करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो जस्ट कोई बात नहीं, वो
जो कोरोना वायरस थी, इसके कारण प्रधानमंत्री वहां नहीं जा पाए। यहां पर जो हमको याद रखना है, हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, भारतीय नौसैनिक जहाजों को ऑस्ट्रेलिया में तेल टैंकर से कहीं भी मिल सकेगा ईंधन। ये शायद मेरी फोटो के नीचे छप भी सकता है, तो यहां क्या लिखा हुआ मैं एक बार लाइन बोल देता हूं। भारतीय नौसैनिक जहाजों को ऑस्ट्रेलिया के तेल टैंकर से कहीं भी मिल सकेगा ईंधन। तो ये मेरी फोटो के नीचे अगर जमा हो, दिख ना रहा हो, तो जहाजों को ऑस्ट्रेलिया और यहां नीचे लिखा मिल सकेगा ईंधन। तो ये थोड़ा सा समझ लेना। अब क्या होगा, देखो क्या हुआ हाल ही में, हमने पहले भी देखा था कि हमने क्या किया है, एक साझेदारी की है किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है, कौन सा, अभी आपको पता होगा हमने किया है कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यूपीएससी में पूछ लेगा कि ये एग्रीमेंट किस देश के साथ सिग्नेचर किया है। तो यहां पर हम देखेंगे कि डायरेक्टली क्या है यहां पर, कि अब क्या होगा कि इस समझौते के मुताबिक क्या होगा कि भारतीय जो नौसैनिक जहाज है वो ऑस्ट्रेलिया में अगर जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर यहां पर हवाई मींस अड्डा बना हुआ है, ये पोर्ट बना हुआ है, तो वहां पर जाकर हमारा जो जहाज है वो क्या ऑयल भर सकता है। क्या भर सकता है, ऑयल, ईंधन मिल जाएगा उसको। और साथ में ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक जहाजों को भी यही सुविधा भारत में देगा। इसलिए इसमें क्या है कि विमानों को उतारा जा सकता है वायुयान की, उड़ान भरने के लिए रख रखाव की सुविधाएं दोनों देश देंगे। इससे क्या होगा कि भारतीय जहाजों को अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहूलियत होगी और सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए दूसरे आयामों का ऐलान भी किया गया। भारत, जापान और अमेरिका के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के मुद्दे पर भी गुरुवार को कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जानकार बताते कि इस बारे में कभी फैसला हो सकता है। ये क्या है, देखो होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहां समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो इंडिया, जापान और अमेरिका के बीच में जो हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, वहां पर क्या होता है, जितनी भी आर्मी, इनकी जो नौसेना है, नेवी, तीनों देशों की नेवी, ये नेवी के बीच में क्या होता है, युद्ध अभ्यास होता है। क्या होता है, युद्ध अभ्यास। तो इसमें कौन कौन, इंडिया, जापान एंड अमेरिका, ये भाग लेते हैं। लेकिन इसमें भाग, इसको बोलते हैं मलाबार एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं इसको, मलाबार एक्सरसाइज। मलाबार एक्सरसाइज मींस मलाबार युद्धाभ्यास किस किस की नेवी करती है, इन तीनों देशों की। इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की भी बात चल रही है, लेकिन जो चाइना है, चाइना ने कहा है कि ये मेरे अगेंस्ट क्या है, आपकी चाल है, मेरे के लिए आप ग्रुप बना रहे हो, तो मैं इसको सहन नहीं करूंगा। इसलिए अभी तक ये जो मुद्दा है ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का, वो अभी दबा हुआ है। और आपको पता होगा क्वाड में ऑस्ट्रेलिया भी है। क्वाड एक 4 ग्रुप देशों का ग्रुप है, जिसमें इंडिया है, जापान है, अमेरिका है और चाइना है। तो एक क्वाड भी याद रखना, क्वाड में 4 देश है, और जो हमारा मलाबार एक्सरसाइज है वो क्या है, उसमें 3 देश शामिल हैं। तो वहां पर भी अभी कोई बात नहीं हो पाई। साथ में और क्या क्या बातें हुई है जो हमको जरूरत थी इन देश से, हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि हम कैसे रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएं। हिंद प्रशांत महासागर जो एरिया है, हिंद प्रशांत महासागर जो एरिया है, हिंद प्रशांत महासागर, उसके आसपास के सभी देशों के लिए समान अवसर बनाने वाला समुद्री सहयोग बढ़ाना। मींस हमने पहले भी देखा था कि समुद्र के लिए सहयोग क्यों जरूरी है, क्योंकि चाइना क्या करता है, अपना हक बताता है। साथ में हम क्या चाहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया ने जो एनएसजी समूह है उसमें, और साथ में संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की भी दावेदारी की ओर मजबूत समर्थन का भरोसा दिया। मींस हम चाहते हैं कि हमें भी, हमने पहले भी देखा था कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर है प्लस 10 जो है टेम्परेरी 2 साल के लिए बनते हैं। तो अभी इंडिया को 2 साल के लिए नॉमिनेट किया गया है, लेकिन जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं उसमें भी विस्तार किए जाने की जरूरत है। उसमें इंडिया भी एक दावेदार है 5 स्थायी देशों की सदस्यता से आगे बढ़ाने के लिए। साथ में यहां पर जो एनएसजी है, जो न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप है, ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में अगर कोई देश शामिल हो जाता है तो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो उस देश को मिलना आसान हो जाता है। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम उस जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो दूसरे देश प्रोवाइड करते हैं उससे क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी बना सकते हैं। जो हमारे पास एनर्जी है, लोग हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और हमारी जो जितनी भी जनसंख्या है, चाहे वो विलेज हो, तो विलेज तक हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं। कैसे, अगर हमको एनर्जी में अगर सदस्यता मिल जाती है तो हम अच्छी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से ले सकते हैं, जबकि अभी प्रेजेंट में इंडिया पर कई तरह के प्रतिबंध है क्योंकि वो एनर्जी का सदस्य
नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझना। तो एनएसजी में सदस्यता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में डायरेक्टली एनएसजी पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं। वहां डायरेक्ट ये था कि एनएसजी में सदस्यता मिलते ही भारत जो है वो एनपीटी पर हस्ताक्षर वहां पर था कि एनपीटी पर हस्ताक्षर करते ही इंडिया जो है वो एनएसजी का सदस्य बन जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन थे, तो इजीली क्वेश्चन था, आसानी से बन जाएगा, क्योंकि एनएसजी काफी दिनों से मुद्दे में चला हुआ था। यहां पर पेज नंबर 6 मींस पेज नंबर 1 पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी, पेज नंबर 2 था वो कोई काम का नहीं, पेज नंबर 3 पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी, पेज नंबर 4 कोई काम की न्यूज नहीं है, पेज नंबर 5 पर कोई काम की नहीं है, पेज नंबर 6 हम डायरेक्ट चलते हैं। पेज नंबर 6 है जो हमारे काम का है, नेशनल न्यूज। यहां पर वार्ता से पूर्व चीन का पीछे हटना सकारात्मक कदम, ये हम देखेंगे। हमारे लिए जो एक न्यूज है वो इंपॉर्टेंट केवल ये है। क्या है? वार्ता से पूर्व चीन का पीछे हटना सकारात्मक पहल। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? सकारात्मक पहल। इसमें क्या हुआ है, अब हाल ही में देखना कि हमने देखा था कि चाइना इंडिया का ये बाउंड्री यहां तक है अगर माने तो, लेकिन 1962 में जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें चाइना ने ये जो हमारा अक्साई चीन वाला एरिया था इसको छीन लिया इस युद्ध में। और उससे पहले जो अंग्रेजों की लाइन थी वो अंग्रेजों ने 1899 में ये लाइन को बताया था कि इधर वाला जो है चाइना है, इधर वाला इंडिया। लेकिन चाइना कहां तक आ गया है? पूरा यहां तक। मीन सितंबर जब युद्ध हुआ था सितंबर 1962 में, तो चाइना ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन यहां तक आ गया था, ये वाली लाइन। और उसके बाद नवंबर 62 में, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर 2 महीने के अंदर अंदर यहां तक एंटर कर गया। मींस ये अब लाइन क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां पर दोनों देशों के बीच में क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन ये भी अभी तक पूरी तरह परिभाषित नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर ये है तो ये क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें कुछ भाग इंडिया अपना यहां अंदर तक बताता है, चाइना भी इसको अंदर तक बताता है। मींस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या हो गया? ओवरलैपिंग मामला है। मींस चाइना भी अपना दावा यहां तक करता है, इंडिया भी दावा यहां तक करता है। तो ये जो पूरा एरिया है ये क्या हो गया? हमारे लिए क्या हो गया? ओवरलैपिंग एरिया। इसीलिए चाइना का क्या है कि जो गोलान घाटी है, चाइना की आर्मी यहां पर जो गोलान घाटी है वहां पर अंदर तक आ गई है इंडिया की बाउंड्री में। साथ में यहां जो पेंगोंग लेक है यहां पर भी अंदर तक आ गई है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। साथ में यहां पर क्या? दौलतबाग ओल्डी, यहां से हम रोड बना रहे हैं कहां तक? लेह तक। तो ये भी याद रखना, इसको रुकवाना चाहती है कौन? चाइना, चाइना सरकार। जबकि चाइना ने यहां पर अपना रोड बना लिया, यहां से सिनजियांग जो प्रांत है चाइना का, सिनजियांग प्रांत, वहां से होते हुए रोड बनाते हुए कहां तक? जो चाइना है वो कहां तक आ गई है? तिब्बत तक। तो ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। अगर यहां देखें तो यहां पर सीधा लिखा हुआ आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ देखो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गोलान घाटी है, गोलान घाटी में भारी संख्या में तैनात की गई किसकी? सैनिकों की। जो चीन ने तिब्बत में सैन्य अभ्यास कर रही अपनी सेना को अचानक लंबे समय बाद गोलान घाटी में भारी संख्या में तैनात कर दिया। साथ में जो पेंगोंग लेक है उसके उत्तरी किनारे पर फिंगर एरिया में भी अपने सैनिकों को उतार दिया। फिंगर एरिया मींस यहां पर क्या है? कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं जिनको फिंगर बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? कुछ साइन बने हुए हैं, उनके आधार पर डिसाइड होता है कि इस पर्टिकुलर जो झील है उसका कितना पार्ट किसका है। तो जहां पर इंडिया का पार्ट है वहां पर जो उस पर्टिकुलर एरिया जो है फिंगर एरिया, उस इंडिया का पार्ट है, वहां पर भी सैनिकों को अपने को लगा दिया। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। साथ में इसके जवाब में इंडिया ने क्या किया कि गोलान घाटी में बड़ी संख्या में इंडिया ने भी अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। और चीन ने लद्दाख के पेट्रोल पॉइंट और दौलतबाग ओल्डी, देखो यह नाम आया जबकि इसके पहले पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो हमने लद्दाख में जो पेट्रोल पॉइंट 14 और जो हमारा दौलतबाग ओल्डी है उसमें जो सड़क जो निर्माण किए हैं उन सड़कों को ये रुकवाना चाहता है। देखो यहां पर क्या है? दौलतबाग ओल्डी, ये वाला एरिया। यहां से हम कहां तक जा रहे हैं? लेह तक जा रहे हैं। और ये सियोक रिवर है यहां तक। तो पूरा हम यहां इन सभी जो जगह हैं उनको जोड़ रहे हैं किसके द्वारा? दौलतबाग ओल्डी एंड सियोक सड़क द्वारा। तो इसका भी विरोध करता है कौन? चाइना। जबकि खुद अक्साई चीन में क्या बना रहा है? रोड बना लिया है चाइना ने। दस मेजर प्रॉब्लम। अगेन अगर यहां देखें हम क्या कि दौलतबाग ओल्डी एंड पेंगोंग तसो समेत पूर्वी लद्दाख की सभी महत्वपूर्ण जगहों पर चीनी सेना की जमावड़ी का विवरण दिया गया है। मींस इस विस्तृत रिपोर्ट में एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें यह कहा गया है कि कहां कहां पर चाइना का क्या हुआ है? मींस चाइना की आर्मी अंदर घुस गई है, घुसपैठ किया है। भारत ने सबसे पहले इनके साथ कई तरह के हमारे साथ समझौते हो चुके हैं चाइना के साथ। उसमें 1993 में, 1996 में समझौता किया गया और 1905 में
2005 में अगेन विश्वास बहाली उपाय समझौता मींस CBM जो समझौता है वो भी हुआ। तो ये विकास बहाली समझौता भी किया गया किसके साथ, चाइना के साथ। तो ये सभी पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं। यहां पर मैप था, मैप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी आप मेंस में यूटिलाइज कर सकते हो। मेंस में अगर इस टाइप के आप मैप बनाकर एक ये जो हमारा अगर पूरा पेज है लिखने का, इसमें क्या करोगे, अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को आपने लिखने यहां से स्टार्ट किया, यहां पर लिखा, यहां पर बगल में आप मैप बना दिए, एक प्रस्तावना लिख दिया, बगल में मैप बना दिया, उसके बाद आपने यहां पर कुछ भी आपके पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दिए। तो मैप आपने बना दिया तो उससे क्या है, अच्छा आपका इंप्रेशन जाता है किस पे, एग्जामिनर पर। यही तो कुछ तरीके रहते हैं जिससे टॉपर और जो सामान्य जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो डिफरेंस रहता है। अब देखो एक जो न्यूज थी यहां पर इसी पेज पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहां पर थिएनआनमन चौक, तो इसकी घटना क्या है ये हम देखेंगे। थिएनआनमन चौक क्या है, थिएनआनमन चौक ये कहां पर है, चाइना में। कहां पर, चाइना। तो थिएनआनमन चौक में क्या हुआ था, 1989 में थिएनआनमन चौक की घटना के बाद दुनिया में इस समय चीन विरोधी भावना का सबसे ज्यादा मींस थिएनआनमन चौक पर एक घटना हुई थी, उस घटना को देखेंगे। उसके बाद अभी जो चीन विरोधी भावनाएं पूरे देशों के बीच में अब सबसे ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि क्या हुआ था कि ये 1989 की बात है, 1989 की बात है। यहां पर एक प्रसिद्ध घटना की तस्वीर भी है कि एक छात्र तोपों के सामने खड़ा है, जिन्हें छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए लाया गया था। यहां पर थिएनआनमन चौक फिर से शीर्षक दिया गया, एक कवर स्टोरी की गई। यहां पर क्या है कि 1989 में क्या हुआ था, 4 जून, तो कल की बात है, 4 जून 1989 को थिएनआनमन, और ये क्यों न्यूज में आया आज 5 जून को, क्योंकि जो एरिया है, जो हांगकांग है, हांगकांग, वहां पर मनाई थी कि 4 जून को किसी टाइप का कोई प्रोग्राम नहीं होगा थिएनआनमन चौक को लेकर, जो बरसी है उसकी, उसको लेकर। लेकिन हांगकांग तो कहां मानने वाला था, उसने 4 जून को प्रदर्शन की और आज इसलिए न्यूज भी आई है। चाइना का कहना नहीं माना। 4 जून 1989 में क्या हुआ था, थिएनआनमन चौक जो था वहां पर लोकतंत्र, स्वतंत्रता और अधिक जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए और छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर चीनी सेना ने हमला किया और पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई। तो ये देखेंगे हम कि लोग क्या चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, लोकतंत्रता चाहते थे, कहां पर, चीन में। लेकिन 1989 में पूरी आर्मी ने हमला किया, टैंक चला दिए और लगभग 10,000 लोग उसमें मारे गए। सीधे सड़कों पर क्या है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर, और यहां पर क्या है, सीधे जो टैंक थे वो टैंक चढ़ा दिए गए किस पर, लोगों पर। तो ये है थिएनआनमन चौक घटना। अगर हम यहां देखें तो यहां देखो ये द गार्जियन जो न्यूज़पेपर है उसमें ये पूरी घटना, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और यहां चाइनीज आर्मी के टैंक हैं, टैंकों के सामने व्यक्ति खड़ा और इन टैंकों ने इस व्यक्ति को उड़ा दिया था। तो ये जितने भी लोग इन टैंकर्स के सामने आए थे उन्होंने एक को भी नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। पहले वार्निंग दी गई थी कि हट जाओ नहीं तो हम चला देंगे आपके ऊपर टैंक, लेकिन लोग मानने वाले नहीं थे, लोगों को लगा कि ये सब मजाक चल रहा है और लास्ट एंड फाइनल 10,000 लोग मारे गए। तो ये क्या था, थिएनआनमन चौक घटना। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 7 मींस पेज नंबर जो 6 था हमने पूरा देख लिया। पेज नंबर 6 पर हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज थी माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर पेज नंबर 7 पर अगेन हम चलते हैं। पेज नंबर 7 जो दैनिक जागरण का, वहां निसर्ग। तो पहले क्या था, एम्फान आया था कहां पर, जिसके कारण काफी तबाही हुई थी, चाहे वो उड़ीसा वाला रीजन हो, चाहे हमारा वेस्ट बंगाल रीजन हो। तो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल दोनों जगह क्या हुआ था, एम्फान के कारण प्रॉब्लम हुई थी। अब निसर्ग का हमने कल देखा था कि यहां पर क्या है, अगर इंडिया का मैप बनाऊं मैं तो एक तरफ यहां बंगाल की खाड़ी, यहां पर अरब सागर से यहां एक तूफान उठा था, साइक्लोन, जिसको क्या बोलते हैं, चक्रवात। यहां से ये जो महाराष्ट्र है उसके जो यहां पर मुंबई है वहां से टकराया, साथ में यहां जो गुजरात का कोस्ट है, दमन द्वीप है एंड जो दादरा नगर हवेली है वहां पर भी टकराया। तो यहां पर काफी मात्रा में क्या हुआ है, तबाही। तो ये दोनों याद रखना, एक साइक्लोन कौन सा, निसर्ग, और एक जो पहले आया था कुछ दिन पहले वो कौन सा था, एम्फान। तो ये आप याद रखोगे, एम्फान एंड निसर्ग। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा एक टॉपिक है जिसमें इंपॉर्टेंट आता है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हमेशा हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं जो ऐसी चीजों से, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, चाहे साइक्लोन हो, उनसे बचे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, लोगों में जानकारी दें, लोगों को जागरूक बनाएगी ऐसे समय हमको क्या करना चाहिए। साथ में लोगों को और ज्यादा एम्पावर करें,
कि लोगों के पास मॉनिटरिंग का काम करें, लोगों को मैसेज जल्दी से भेज सके, तो लोगों को हम एक कनेक्टिविटी दें, मींस लोगों को हम आपस में कनेक्टिविटी करके रखें किसके, गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उनके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ में अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसको तैनाती करें हम अच्छी मात्रा में, साथ में उनको भी ऐसे इक्विपमेंट दें ताकि उन लोगों को बुरी से बुरी कंडीशन में भी बचा सके। साथ में हम और क्या कर सकते हैं, पहले से मॉनिटरिंग करके रखें कि कब तूफान आने वाला है, सावधानी अच्छे से रखें, और अगर तूफान से बर्बादी हो जाती है तो उसको जल्दी से हम कैसे सही करें, तो लोगों के लिए हमको संगठन बनाकर, चाहे वॉलंटियर करके, ये सभी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखना। अवसर भुनाने की, यहां पर बस कुछ कहना है तो आप पढ़ लेना, इसको छोड़ देना, दैट नॉट इंपोर्टेंट। अवसर भुनाने के लिए सक्रिय हो भारत, ये क्या है कि कोरोना वायरस के कारण अभी अवसर आए हुए हैं, पूरे देश दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उन सभी को लेकर यहां बात की गई है कि इंडिया चाहे तो अभी जो अवसर है, एक अवसर बना हुआ है, चाहे वो मजदूरों को लेकर हो, चाहे वर्ल्ड में जो व्यवस्था चल रही है उन सभी को लेकर इंडिया उसको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जो भी उसका रोजगार खराब हुआ है उसको बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहां पर सिर्फ इसका जो कंक्लूजन है उसको हमें क्या करना चाहिए, एक काम करना चाहिए हमको कि हमारी जो डिमांड है देश की उसको हमको बढ़ाना चाहिए। मांग जब बढ़ेगी तो हमारी जो जीडीपी है वो अपने आप बढ़ेगी। और मांग कैसी हो सकती है, मांग हमारे देश में भी हो सकती है और बाहर भी देशों में भी हो सकती है। बाहर के देशों में जब हमारे सामान की मांग बढ़ेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट बढ़े उसके लिए हम क्या करें कि हमारे सामान को हम बेहतर बनाएं, और इंडिया में डिमांड बढ़े उसके लिए हम क्या करें, लोगों के हाथ में पैसा रहे, लोगों के हाथ में खरीदारी करने के लिए। उसीलिए तो क्या किया गवर्नमेंट ने, 20 लाख करोड़ की जो एक योजना लेकर आई है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सिर्फ इतना सा याद रखना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है यहां पर पर्यावरण को खतरे में डालते विकसित देश। तो ये हम थोड़ा सा इसको बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, यहां पर आपको पता हो तो केरल में क्या था, एक हथनी थी, यहां पर एक हथनी थी, उसको क्या हुआ, उसको कुछ लोगों ने, जो कुछ लोग थे उन्होंने उसको क्या किया, ऐसा खिला दिया कुछ पटाखे। तो यहां पर जो हथनी थी उसके पेट में क्या था, यहां पर एक उसके पेट में बच्चा भी था उसका, वो गर्भवती थी। लोगों ने क्या किया, कुछ उद्यमी थे, कुछ शैतानी करने वाले बच्चे थे, उसको खाने के लिए क्या किया, उसको खाने के लिए क्या दे दिया, एक अनानास दे दिया, एक अनानास दिया, और वो किससे था, पटाखों से भरा हुआ। उसने पटाखे भर दिए और उसको खाने के लिए दे दिया। इससे क्या हुआ, जब उसने खाया तो उसका जबड़ा क्या हुआ, जल गया, और जबड़ा जलने के कारण उसको भूख, यहां पर अंदर पूरा जल गया, उसके कारण भूख लगी लेकिन खा नहीं पा रही थी। बाद में एटलीस्ट उसने पूरा दम तोड़ दिया, उसके साथ उसका जो अंदर गर्भवती थी, कुछ महीनों का बच्चा था, वो भी उसमें मारा गया। तो ये केरल की घटना है जो कहीं ना कहीं शर्मसार करती है मानवता को। तो ये आप याद रखना, ऐसा हम कोई काम ना करें, क्योंकि जीवन सभी का अनमोल है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरण को खतरे में डालते विकसित देश, इसके बारे में हम देखेंगे क्या है यहां पर सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सब समझ जाओगे कि एक समझौता हुआ था, पेरिस क्लाइमेट समझौता, 2030 तक कार्बन को इतना कम करना। तो 2030 तक कार्बन को कितना कम करना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस क्लाइमेट डील भी बोलते हैं इसको, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था, उसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मींस जो सौर संगठन, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन था, सौर सहयोग संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो आया था कब, 2015 में। इसमें क्या है कि जो अगर हम ये पृथ्वी देखें, हमारी पृथ्वी, यहां पर 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, उसके बाद यहां पर कर्क एंड मकर रेखा, ये सभी यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि कर्क एंड मकर रेखा के बीच में यहां पर क्या है, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो हमारा इक्वेटोरियल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सभी के बीच में क्या है कि इन सभी के बीच में क्या है, यहां पर आप समझना, इन दोनों के बीच में जो देश है, यहां पर विषुवत रेखा के आसपास जो देश है, इनके ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। तो इनके ऊपर धूप जब ज्यादा आती है, ज्यादा मात्रा में, तो इसका ऊर्जा जो है उसको हम ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको ज्यादा यूटिलाइज हम कर सकते हैं। इसीलिए इन देशों के बीच में सहयोग बढ़ाया गया, इन देशों के बीच में सहयोग बढ़ाया गया कि कैसे जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इसके बीच में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के बीच में सहयोग बढ़ाकर हम जो सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उसके निर्माण को बढ़ावा दें। इसी के लिए क्या कहा गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है
वो यूनाइटेड नेशन है उसका एक अंग है और एकमात्र यूनाइटेड नेशन का संगठन है जिसका मुख्यालय इंडिया में है और वो क्या है, ISA। कहां पर है हमारा जो गुरुग्राम है, दिल्ली जो गुरुग्राम है वहां पर इसका क्या है, मुख्यालय। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि कहां पर है ये, गुरुग्राम में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब पेरिस समझौता जो था इसमें यहां पर एक और है कि कैसे हम ग्रीन हाउस गैस जो है, यहां पर ग्रीन हाउस गैस, अगर पहली बार आप जान रहे हो तो ग्रीन हाउस गैस होता क्या माय डियर फ्रेंड्स, और ग्रीन हाउस गैस कहते किसको है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, यहां समझना। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। यहां पर क्या है, सूर्य। सूर्य से क्या होता है कि कुछ किरणें आती है और ये जो किरणें आ रही है, यहां पर किरणें आ रही है, इनकी क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। एनर्जी का एक सूत्र होता है, एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है, E बराबर एच न्यू। इसी को जब तोड़ते हैं हम तो एच अपॉन लैम्डा, मीन्स न्यू जो होता है, अगर केमिस्ट्री में कई लोग पढ़ते हैं न्यू बराबर, ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। सी मतलब प्रकाश का वेग एंड लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। मीन्स ये समझना कि E का मतलब जब ये तरंग दैर्घ्य बढ़ती है तो क्या है, एनर्जी कम होती है। मीन्स जिस किरण की एनर्जी कम होगी उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा, और जिस किरण की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी क्या है, तरंग दैर्घ्य जो है, वेवलेंथ, वो क्या है, लैम्डा मीन्स वो क्या है, कम। तो जब सूर्य से डायरेक्टली किरणें आती है पृथ्वी पर तो उनकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। जब कम होगी तो एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो क्या होगा, अगर जो गैस है एनवायरमेंट में, पृथ्वी की चारों तरफ क्या है, गैस का एनवायरमेंट है। मीन्स कई तरह की गैसें हैं, CO2, NO2, SO2, ये सभी, चाहे वो CO2 हो, चाहे NO2 हो, चाहे SO2 हो, ये सभी जो गैसें हैं वो चारों तरफ है। अब ये जो किरणें सूर्य की, इनकी एनर्जी ज्यादा होने के कारण इजीली क्या है, पृथ्वी पर पहुंच जाती है। लेकिन अब क्या पृथ्वी पर पहुंचती है तो पृथ्वी क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि हर वस्तु उष्मा के रूप में या किसी रूप में एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है कि नहीं, वस्तुएं गर्म हो जाती है क्योंकि एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया। अब रात के समय जब बाहर एनवायरमेंट ठंडा होता है तो हमेशा हमको पता है कि एनर्जी जहां पर कम होती है तो अधिक से कम की तरफ जाती है, तो यहां से क्या होती है, एनर्जी को छोड़ती है पृथ्वी। तो पृथ्वी जब छोड़ती है गैस, जो जितने भी एनर्जी, तो वो एनर्जी जब छूटती है किरणों के रूप में तो उसकी जो लैम्डा रहती है वो क्या होती है, ज्यादा रहती है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा, मींस उसकी एनर्जी क्या रहती है, कम। जब एनर्जी कम रहती है तो ये जो चारों तरफ, पृथ्वी की चारों तरफ आवरण है उनको छेद नहीं पाती है, बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, और वापस लौट कर वो कहां जाती है, पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर ही वो घूमती रहती है। मींस अब क्या होगा, जब पृथ्वी पर आ रही है, मैं इसको हटा देता हूं, पृथ्वी पर आ रही है तो हो क्या रहा है माय डियर फ्रेंड्स, हो क्या रहा है कि यहां पर पृथ्वी है, यहां पर सूर्य है, सूर्य से किरणें आई, इसने एब्जॉर्ब किया और इसने वापस छोड़ा, तो यहां पर चारों तरफ पृथ्वी पर आवरण है गैसों का, वापस लौटकर पृथ्वी पर आ रही है। मींस जो किरणें हैं, जो एक संतुलन था वो खराब हो गया। पहले क्या होता था, कम मात्रा में यहां गैसें थी तो इजीली कुछ बाहर चली जाती थी, कुछ वापस लौटकर आ जाती थी, लेकिन अब प्रेजेंट में ज्यादा मात्रा में वापस लौटकर आ जाती है, इसलिए हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एनर्जी और जो तरंग दैर्घ्य किसी एनर्जी का, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्युत्क्रमणानुपाती। मींस अगर एनर्जी बढ़ेगी तो किसी किरण की तरंग दैर्घ्य घटेगी, अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ती है तो एनर्जी उस किरण की कम होगी। ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन याद रखना, अगर पृथ्वी पर जनरली एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसके कारण हमारा टेम्परेचर जो है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज बना हुआ रहता है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पर नहीं होता तो 0 डिग्री या माइनस में टेम्परेचर रहता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो जितना एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का रहना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा हो रहा है, इसके कारण कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एवरेज जो एक टेम्परेचर है वो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो हमारे लिए क्या है, गलत। बाकी इसमें जो चीजें लिखी हुई है उसको आप समझ लेना, केवल जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो मैंने आपको बता दी, जिसको आपको याद रखना है। और बाकी क्या है यहां पर, भविष्य को संवारने का सटीक समय, जो पेज नंबर 9 है, यहां पर हमारे लिए जो ये आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में हर साल एक क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन। मींस वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संरक्षण, और जल संरक्षण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में। और दूसरा आर्टिकल लेंगे हम यहां, सुरक्षा परिषद में भारत। यहां पर जो आर्टिकल है क्या कहना चाह रहा है, भविष्य को संवारने का। तो यहां पर जो भी बातें लिखी हुई बहुत इजी लिखी हुई है, तालाबंदी का भूजल स्तर पर असर। तो यहां पर याद रखना, जैसे यहां पर क्या है, पॉन्ड बना हुआ है। जो मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है, कि प्रेजेंट में
हमारा जो पहले वाटर लेवल जमीन में इतना था, अभी पहुंचकर कहां नीचे चला गया है, मींस यहां पर आ गया, तो इतना वाटर लेवल हमारा बहुत नीचे चला गया है। वाटर लेवल नीचे जाने के कारण क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा अंदर तक बोरवेल करते हैं, अगेन वाटर लेवल नीचे जा रहा है तेजी से। अब वाटर लेवल नीचे जाने के कारण क्या है, कई जगह कृषि जो है वो बिना पानी के सूख रही है और बारिश पर डिपेंड है। कई बार बारिश अच्छी नहीं होती तो किसान उससे परेशान हो जाते हैं और लास्ट में मारे जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं का सबसे अच्छा जो हल है वो क्या है कि हम जो पानी का संरक्षण है, पानी का संरक्षण वो करें, पानी का संरक्षण करें। पानी का संरक्षण करने के कई तरीके हैं। अगर देखो कहां से स्टार्ट होता है, एक व्यक्ति, एक घर के बाद क्या आता है समाज। आप समझने की कोशिश करना, समाज के बाद आपका हो सकता है गांव के बाद आपका हो सकता है जिला, मीन्स आपकी तहसील हो सकती है, तहसील के पास आपका जिला हो सकता है, जिले के बाद आपका एक राज्य हो सकता है और कई राज्य हो सकते हैं और फिर पूरा हुआ है भारत। तो ये कॉन्सेप्ट आप लिखोगे तो आप इस टाइप से अगर सोच बना लोगे तो कोई क्वेश्चन हो यूपीएससी का चाहे स्टेट पीसीएस का, आप कभी भी उसको करने से प्रॉब्लम में नहीं आएगा। अगर आप सिंगल है, अगर आप प्रेजेंट में अकेले हो तो आप क्या करोगे, आप अगर नहाने में पानी वेस्टेज करते हो, पीने के टाइम आप पानी वेस्टेज करते हो, या आप कपड़े धोने में पानी वेस्टेज करते हो, या फिर आप कहीं पर नल देखते हो चला हुआ तो उसको आप बंद करते हो, साथ में आप लोगों में जागरूकता फैलाते हो, तो ये पानी रोकने की समस्या को अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है, घर लेवल पर आप क्या कर सकते हो, समाज के लेवल पर आप क्या कर सकते हो, एक संगठन बना सकते हो, लोगों को जागरूक करोगे। जो गांव का स्तर है वहां पर आपने तालाब बनवा दिया, आपने नहरों को साफ करवा दिया, छोटे छोटे एनीकट बनवा दिए, पानी का कटाव रोकने के लिए बना दिया। साथ में अगर जिला है तो जिले में आप योजना बनवा रहे हो पैसे देकर, साथ में राज्य है तो राज्य में कुछ ऐसी नई नई योजनाएं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा नई योजनाएं बना दी, भारत सरकार ने कोई योजनाएं लेकर आई। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो पीएम नरेगा मींस मनरेगा है, उसके तहत हम क्या करते हैं, गड्ढे खोदते हैं, तालाब बनाते हैं, एनीकट बनाते हैं, वाटर साइड मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है हमारे लिए जो जल संरक्षण है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या कहा है बस इतना सा समझना, आप कॉन्सेप्ट समझना। इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, जो कुएं हैं, हमारा बावड़ी है, जो बचपन में हम यूज करते थे, जो हम छोटे थे तब हम देखते थे, लेकिन आजकल ये सभी जो सिंपल चीजें थी उनको पीछे छोड़कर आजकल लोग इनको ध्यान नहीं देते। तो जहां तालाब है, बावड़ी है, कुआं, इनकी गाद निकालना है, शहरीकरण और इनकी मरम्मत करना, इनको गहरा करना, इनकी मरम्मत करना ताकि इनमें बारिश का पानी भर जाए। तो ये जो परंपरागत हमारे स्रोत है पानी के, उनको हम पुनर्जीवित करें, ये इनका कहना है। और ये क्या बोल रहे हैं कि लॉकडाउन का एक सकारात्मक प्रभाव यह सामने आया कि इस दौरान पर्यावरणीय व्यापक सुधार हुआ है। इस बीच में देश के नगर, महानगर और एक बड़ी आबादी गांव की ओर लौटी है, जिसे जीने के लिए पर्याप्त साधनों के साथ समुचित जीविका मुहैया करने चुनौती देश के समाज के सामने पैदा हुई है। जल स्रोतों को साफ करने के अलावा उन्हें अपने पुराने स्वरूप में लौटाने से न केवल व्यापक रोजगार पैदा किया जा सकता है बल्कि पर्यावरण की दिशा में भी अच्छा सुधार होगा। तो ये सभी जो मेन कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। आपकी सोच ऐसे डेवलप हो जाएगी जिस अनुसार आप सोचोगे। तो ये सभी आप अच्छे से याद रखना। सुरक्षा परिषद में भारत, हमने कल देखा था कि 5 सदस्य जो हैं, जिसमें एक है ब्रिटेन, रशिया, यूएसए, फ्रांस। तो कौन कौन से हो गए, यहां पर ब्रिटेन है, रशिया है, यूएसए, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ये सभी देश जो है वो क्या है, जो सुरक्षा परिषद है मींस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके स्थायी सदस्य हैं। और 10 जो सदस्य रहते हैं वो अस्थायी सदस्य रहते हैं। मींस जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल 15 सदस्य रहते हैं। 10 जो सदस्य रहते हैं वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं और इंडिया को भी अब 2 साल के लिए चुना जा रहा है। तो ये इसीलिए न्यूज में आया है कि इंडिया को जो सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए चुना जा रहा है। तो कब होगा ये, आगामी जो 17 जून है उसको भारत सरकार, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें भारत को एक अस्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश करने जा रहा है। इस दिन चुनाव होगा। चुनाव में लगभग, अब ये क्या है कि 193 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में और यूनाइटेड नेशन में सदस्य हैं। इनके ग्रुप बने हुए हैं और उन ग्रुपों के द्वारा पहले नाम प्रस्तावित किया जाता है कि कौन 10 साल के लिए सदस्य, मींस 10 सदस्य जो बनेंगे 2 साल के लिए कौन बनेगा। तो अपना अपना ग्रुप अपना नाम भेज देता है। तो हमारा जो ग्रुप है उसमें 55 देश है। 193 में से उन देशों ने इंडिया की जो सीट है उसका समर्थन किया है और चाइना और पाकिस्तान ने भी समर्थन किया है कि इंडिया को बनाया जाए। तो ये याद रखना। तो 21-22 के लिए हमारी सदस्यता होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि
पिछले वर्ष जून में हमारी दावेदारी का समर्थन जिन देशों ने किया था उसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल है। तो यहां से एक, अब देखो कैसे आप इंपॉर्टेंस ध्यान रखोगे। हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमें हमेशा सपोर्ट नहीं करता, चीन हमें सपोर्ट नहीं करता, हमेशा हम कोई ना कोई बहाना देते रहते हैं। तो हम कभी ना कभी पॉजिटिव की तरफ भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव की तरफ भी हम कभी अपना लिख सकते हैं आंसर कंक्लूजन के समय किसी आंसर में, कि जैसे पाकिस्तान और चाइना ने हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए नामित करने में कोई अड़ंगा नहीं लड़ाया, उसी तरह और कई ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पर हम सहयोग बढ़ा सकते हैं। तो हमें हमेशा बातचीत, डायलॉग और कोऑपरेशन की बात करनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखोगे। अगेन जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, इसी में वो क्या देखेंगे हम यहां पर कि कौन कौन कितने अस्थायी सदस्य, ये मैंने आपको सबको बता दिया। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि 10 से 12 जून तक G7 सम्मेलन वाशिंगटन में होना है। मींस आगे ये भी हो सकता है, इसमें भी क्या होगा, मेजबान देश अमेरिका ने भारत को आमंत्रित किया है। मींस अब क्या हो रहा है, जो G7 था उसको G11 बनाने की बात हो रही है, जिसमें 4 देश कौन से शामिल करने की बात हो रही है, इंडिया, उसके बाद रसिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों को भी इसमें इंक्लूड करने की बातें हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी बातें हैं वो आप समझ जाना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है कि पेज नंबर 11 जो है वहां पर क्या है कि अमेरिका जो है, अमेरिका में शांत नहीं हो रहा लोगों का गुस्सा। तो अमेरिका में अभी भी एक जो व्यक्ति था फ्लॉयड करके एक व्यक्ति था, उसकी पुलिस हिरासत में क्या हो गई थी, मृत्यु। लेकिन यहां पर अब सबसे अच्छी बात है कि ओबामा साहब ने क्या कहा कि पुलिस सुधार होने चाहिए। मींस ऐसे अगर कोई क्राइम करती है पुलिस, मींस ऐसे पुलिस की हिरासत में कोई व्यक्ति मारा जाता है तो पुलिस के ऊपर कुछ लॉ बनने चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सोल्व किया जाना चाहिए। सबसे बेस्ट जो निकल के आया वो क्या है, पुलिस सुधार। पुलिस सुधारों की जरूरत हमारे इंडिया में भी है। पुलिस सुधारों की जरूरत कहां पर है, इंडिया में भी है। तो इंडिया में भी जो पुलिस रिफॉर्म्स है, पुलिस रिफॉर्म्स वो कहां होना चाहिए, इंडिया में भी होने चाहिए अमेरिका की तरह। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। केवल आप नाम याद, एक पॉइंट याद रख सकते हो कि अमेरिका में किस कारण प्रॉब्लम चल रही है। अगेन जो न्यूज है यहां पर नेक्स्ट, वो है आर्टिफिशियल लाइटिंग से बढ़ सकती है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा। ये इसलिए कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर क्या होता है, जनरली हमारे शरीर में जो काम होता है वो कैसे होता है। और पहले इस न्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहले कैंसर देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, हमारे सेल में, हमारे शरीर में कुछ सेल्स रहती हैं, बहुत सारी सेल्स रहती है। सेल्स से क्या बनता है, उत्तक बनता है टिश्यू, और टिश्यू बनने के बाद वो क्या बनाता है, ऑर्गन, और ऑर्गन बनने के बाद क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है, और सिस्टम बनने के बाद हमारी पूरी बॉडी बनती है। मींस जैसे कई सेल्स बनती है उससे उत्तक बन जाता है। जैसे हमारा जो पूरी स्किन है वो एक उत्तक है। ऑर्गन जो है, जैसे हमारा एक जो रेस्पिरेशन के लिए जो हमारे लंग्स हैं वो ऑर्गन है। सिस्टम में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और फिर कई सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा हार्मोन सिस्टम, हमारा एंजाइम सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी सिस्टम बनाकर हमारे क्या बना रहे, बॉडी बना रहे, मींस हमारा शरीर। अब इसमें सबसे जो नीचे लेवल है वो क्या है, सेल। ये सेल एक भी हो सकती है और कई भी हो सकती है। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई एक सेल है, यहां पर आप समझना, यहां पर एक सेल है, जनरली इसको कंट्रोल किया जाता है और इससे 2 सेल का निर्माण किया जाता है। फिर अगेन एक कंट्रोल कंडीशन में ही इससे 2 सेल से क्या बनती है, एक सेल, ये अगेन डिवाइड करती है 2 सेल में, और अगेन ये जो सेल है इसको हटा देते हैं तो ये सेल भी अगेन 2 सेलों में डिवाइड करती है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, चलता रहता है पूरा चक्र। और हमारे शरीर में 2 तरीके से सेल डिवीजन होता है, एक होता है अर्धसूत्री और एक होता है समसूत्री। तो वो हमारे लिए काम का नहीं है, वो कभी भी आप पढ़ सकते हो। बट हमारे जो इंपॉर्टेंट है कि सेल जो डिवाइड होती है वो क्या होती है, एक नियम कायदे के साथ सेल का डिवीजन होता है। लेकिन अगर सोचिए इस सेल से 2 सेल बननी थी, कोई ऐसा चेंज हुआ इस सेल में, ऐसा चेंज हुआ, इस सेल को कंट्रोल करने वाली जो मैकेनिज्म थी उसमें क्या हो सकता है, कोई म्यूटेशन हो सकता है, मींस कोई उत्परिवर्तन हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, वायरस हमारे शरीर में चला गया हो। जैसे बहुत सारे वायरस है जिनको रेट्रोवायरस बोलते हैं, जिनके कारण कैंसर होता है। अगर वो एंटर कर जाते हैं तो इस सेल में जो 2 सेल बनाने की एक जो प्रोग्राम था वो खत्म हो गया। अब क्या होगा, ये सेल अनलिमिटेड डिविडेशन करेगी, मींस बहुत तेजी से डिवाइड करके कई सेल का गुच्छा बना देगी, और इसके कारण क्या होता है, हमारा ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर। कैंसर। तो ये थोड़ा सा याद रखना
कि कैंसर क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर में केस में क्या होता है, जनरली जो हम देखेंगे कि एक नॉर्मल जो कंडीशन रहता है उसमें जो डेवलपमेंट रहता है वो ठीक है, सेल का डेवलपमेंट एक लिमिटेड स्टेज में होता है, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें अंदर जो सेल्स होती है बहुत ज्यादा मात्रा में डिवाइड करती है, और यहां पर क्या होती है, इनका जो साइज होता है साइज बढ़ जाता है, या फिर उसमें कई तरह की जो ट्यूमर्स बन जाते हैं, मींस गांठें बन जाती है। और इसके पीछे कई रीजन है, उसमें धूम्रपान, शराब, ये सब तो है मीन साथ में जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, मींस जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स। और इसके लिए जीन है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्सी का विषय रहा था पूरे वर्ल्ड के सामने, ये काफी कंट्रोवर्सी का विषय रहा था। क्यों कंट्रोवर्सी का विषय रहा था, ये पूरा कंट्रोवर्सी का विषय रहा था। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, इसी की बात कर रहे थे हम, एक यहां पर जीन होती है BRCA1 और BRCA2, ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 एंड ब्रेस्ट कैंसर जीन 2। ये जीन एंजेला जोली जी थी, एंजेला जोली, तो उनका भी आप नाम जानते हो हमेशा अच्छी से, हॉलीवुड अभिनेत्री है एंजेलिना जोली, यस। तो यहां पर उनके साथ क्या हुआ था, उनको पहले ही पता लग गया था कि कहीं ना कहीं उनकी जो दादी अम्मा है, उनकी जो ग्रैंड मदर है, उनके भी कैंसर था, तो हो सकता है उनके पास उनके भी कैंसर हो। तो जो उनका ब्रेस्ट था उसमें से उन्होंने उस सेल्स को सभी को निकाल दिया, उस जीन को भी निकाल दिया, साथ में उन सेल्स को भी निकाल दिया, और एक आर्टिफिशियल जो सर्जरी थी उसके द्वारा उन्होंने अपने जो ब्रेस्ट थे उनको ही निकाल दिया ताकि उसको कैंसर ना हो। एक ये भी थेरेपी होती है, लेकिन सबसे जो बचाव का उपाय है वो क्या है, हेल्दी फूड और डेली क्या आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे क्या है, हमारा जो हार्मोन लेवल है साथ में जो हमारा जेनेटिक्स है वो क्या रहता है, बेहतर रहता है। यहां पर आर्टिफिशियल लाइटिंग में कहा गया है कि इसके कारण ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो सकता है। मींस हम कई बार क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लाइटिंग बढ़ा सकती है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा। यहां पर मेरी फोटो आ सकती है, तो क्या लिखा हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा। इसमें क्या होता है कि हम कई बार अलग अलग टाइप की लाइटिंग बनाकर रखते हैं, कई रंग बिरंगी, वो तो उससे सावधान रहना, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स में उसमें चेंज हो सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। यहां पर जो लास्ट पेज पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है इजराइल। 1967 में आज के दिन क्या हुआ था, एक 6 डे वार स्टार्ट हुआ। मींस 5 जून 1967 में एक 6 डे वार हुआ, उसको क्या बोलते हैं, 6 डे वार। और इस वार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या हुआ था इसमें कि इजराइल ने मिस्र इजिप्ट, उसके 400 लड़ाकू विमानों को नष्ट किया आज के दिन। मींस आज के दिन 1967 में इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया और वहां के 400 लड़ाकू विमानों पर नष्ट कर दिया, और इस 6 डे वार की शुरुआत हुई। बाद में इस युद्ध में इजराइल विजय हुआ, और इस युद्ध में अन्य अरब देश भी शामिल हो गए। अब इसको देखते हैं क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर कोई फोटो है कि कैसे जो विमान था उसको तहस नहस कर दिया। देखो यहां है इजराइल, ये है इजराइल। पहले इजराइल यहां तक था, मींस इजराइल जो पार्ट है ये यहां तक था पूरा इजराइल, और ये वाला पार्ट भी इजराइल का नहीं था। ये गाजा पट्टी 1960 में क्या हुआ, आज के दिन से स्टार्ट हुआ, और 1967 में क्या हुआ, इजिप्ट ने हमला कर दिया किस पर, इजराइल पर। मींस ये इजराइल का पार्ट है पूरा, यहां से हमला कर दिया इजराइल पर। तो इजराइल ने क्या किया, इजराइल के पास मौका था, इजराइल के पास यहां पर इन्होंने लगभग 400 जो उसके विमान थे वो लाके खड़े कर दिए, और यह खतरा था कि अगर ये विमान हमला करेंगे तो इजराइल हार सकता है। इजराइल के आर्मी ने क्या किया, इस टाइप से रॉकेट के हमले किए कि जो 400 के 400 यहां खड़े थे सीमा पर, पूरे जो जहाज जो प्लेन थे लड़ाकू विमान वो समाप्त हो गए। उसके बाद यहां जॉर्डन आया, जॉर्डन ने भी अपनी पूरी आर्मी लेकर आई, और विमान थे उनको उड़ान भी नहीं भरने दी इजराइल ने, और पूरा खत्म कर दिया। इधर से यहां से सीरिया आया, सीरिया की जो आर्मी थी उसका भी दांत खट्टे कर दिए, और आर्मी को किसी समय सीरिया की जो आर्मी थी वो कहां तक पहुंच गई थी, सीरिया की आर्मी यहां तक पहुंच गई थी। सीरिया का ये जो जगह मिल रहा है, ये जो जगह यहां तक क्या था, सीरिया, यहां तक क्या था, पूरा जॉर्डन, ये जगह भी यहां तक आर्मी आ गई थी। बाद में इजराइल ने इस आर्मी को यहां तक भगा दिया पूरा, और ये जो कब्जा था, ये जो एरिया किसका था, पहले वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास था, इसको छीन लिया। यहां जो गोलन हाइट है ये सीरिया का पार्ट था, इसको भी किससे छीन लिया, सीरिया से छीन लिया इस युद्ध में। और यहां तो लेबनान को भी बुरी तरह हराया। तो लेबनान को हराया,
सीरिया की आर्मी को हराया, जॉर्डन को, और यहां पर सऊदी अरेबिया ने ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की क्योंकि अमेरिका की तरफ ज्यादा रहता सऊदी अरेबिया। यहां पर जॉर्डन, यहां पर जो सीरिया, लेबनान और यहां पर इजिप्ट की आर्मी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ईरान था, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया भी, इनका भी बैकडोर सपोर्ट तो था इन सभी देशों को। लेकिन उसके बावजूद इजराइल छोटा सा देश था और 1967 में 6 दिन के अंदर में 6 डेज के अंदर अंदर इस आर्मी को, बहुत बड़ी आर्मी थी, इसकी आर्मी को, सीरिया की आर्मी को, लेबनान, इन सभी आर्मी को हरा दिया। और इजिप्ट से क्या छीना? गाजा स्ट्रिप। जॉर्डन से क्या छीन लिया? वेस्ट बैंक। और गोलन हाइट कहां से छीन लिया? सीरिया से। और अब इजराइल के पास ये गाजा हाइट। इवन दो 1967 में जो इजराइल था इसने यहां पर भी पूरा कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में शांति समझौते के तहत वापस लौटा दिया किसको? इजराइल को। और ये पार्ट तो रख ही लिया, गाजा स्ट्रिप। तो ये याद रखना क्या था? 6 डे वार, जिसमें इजराइल ने जो सारे देश थे अरबियन कंट्रीज, उनके दांत खट्टे यहां पर कर दिए। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, उसके बाद इजिप्ट, ईरान, इराक, उनका भी यहां साथ मिला हुआ था उन सभी को। तो इसीलिए ताकतवर माना जाता है इजराइल को। इजराइल की जो सैटेलाइट प्रणाली वो बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर था माय डियर फ्रेंड्स। आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, वो क्या है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है किसमें? दैनिक जागरण का आजकल जो मैं कई बार देख रहा हूं, बहुत दिनों से ये न्यूज चल रही है कि पीडीएफ जो है वो नहीं मिल रही है। और पीडीएफ अभी आप ले भी नहीं सकते हो कहीं पर भी, पीडीएफ आप कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे, बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल्स थे जो पीडीएफ अवेलेबल कराते थे और उनको आजकल बंद कर दिया गया है, जो ऐसा करेंगे। और जो नहीं दे रहे वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनको डर है कि कहीं बंद कर दिया जाएगा, तो अब आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। आप क्या कर सकते हो? आप सीधे जाना ई पेपर, मींस जो दैनिक जागरण है उसका ई पेपर कैसे पढ़ोगे? आप डायरेक्टली तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन इसका एक ऐप है दैनिक जागरण ऐप, उसको आप डाउनलोड करना और उस ऐप में आप अपनी सेटिंग में नेशनल कर लेना। नेशनल से जाकर आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। मींस आप दैनिक जागरण का ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर सेटिंग में आप नेशनल कर लेना, डेट वहां आती रहती है, उसके बाद नेशनल न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ सकते हो वहां से ऑनलाइन। तो ये आप याद रखना, उसका ऐप डाउनलोड कर लेना, आपको वहां डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। डोंट वरी, पीडीएफ नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।